पहले हम लोगों ने आई एस कर्व के बारे में देखा था, आई एस कर्व। अब हम लोग एल एम कर्व के बारे में देखेंगे। आई एस कर्व क्या था? आई एस कर्व हमें इनकम और इंटरेस्ट रेट के उन सभी कॉम्बिनेशंस को दिखा रहा था जहाँ पे गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में थी। और इसका डायग्राम किस तरीके से बना था? इसका डायग्राम इस तरीके से बना था। यहाँ पे अगर इनकम है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है, तो आई एस कर्व जो बना था वो इस तरीके का कुछ बना था। ओके, सो अब हम एल एम कर्व के बारे में देखते हैं। सो एल एम कर्व क्या है? एल एम कर्व हमें इनकम और इंटरेस्ट रेट के उन सभी कॉम्बिनेशंस को दिखाता है जहाँ पे मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है। सिमिलर है गुड्स मार्केट आई एस कर्व के। आई एस कर्व में यहाँ पे गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है और एल एम कर्व में यहाँ पे मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है। तो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है मनी की जो डिमांड है और वो मनी की सप्लाई के इक्वल है, तो इसे बोलते हैं मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। ओके, सो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी दी थी कीन्स ने। लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब है मनी डिमांड। ओके, सो हम लोग देखते हैं कि लोग मनी की डिमांड क्यों करते हैं, मुद्रा की मांग करते क्यों हैं आखिर। तो हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्या रीजन है, किसकी वजह से मुद्रा की मांग की जाती है इकॉनमी के अंदर। ठीक है, तो जो कीन्स थे, जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक है, उन्होंने बताया था कि 3 वजहों हैं मुद्रा की मांग की, कि लोग 3 वजह से मुद्रा की मांग करते हैं। एक तो उनको ट्रांजैक्शंस करने पड़ते हैं, लेन देन करना पड़ता है, क्योंकि वस्तुएं सेवाओं खरीदनी है, उसके बदले आपको पैसा देना पड़ता है। इस वजह से लोग मुद्रा की मांग करते हैं। दूसरा, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए। इसका मतलब है कि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, आपातकाल के लिए कुछ ना कुछ पैसा अपने पास रखते हैं लोग, इस वजह से लोगों को ज़रूरत पड़ती है मुद्रा की। तीसरा है स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए, कि जब लोगों को लगता है कि देश के भीतर इंटरेस्ट रेट कम है तो लोग अपना पैसा कैश के तौर पे रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट मिल जाए जहाँ पे हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिले तो वो वहाँ पे पैसा लगा सके। ये 3 चीज़ें होती हैं, जहाँ 3 वजह हैं जिसकी वजह से लोग मुद्रा की मांग करते हैं। मुद्रा मतलब मनी डिमांड। तो मनी डिमांड क्यों करते हैं लोग? एक तो होता है लेन देन के लिए, लेन देन। दूसरा किस लिए करते हैं? आपातकाल के लिए, कि इमरजेंसी हो सकती है, इस वजह से कुछ ना कुछ पैसा अपने पास रखते हैं कैश के फॉर्म में। तीसरा हो सकता है कि उनको लग रहा है, स्पेकुलेशन का मतलब वैसे सट्टा होता है, इसका मतलब होता है कि देश के भीतर अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो वो जो मनी डिमांड है वो बढ़ा देंगे, अगर इंटरेस्ट रेट अधिक हो गया तो वो लोग मनी डिमांड घटा देंगे। अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो मनी डिमांड ज़्यादा। अब ऐसा देखते हैं क्यों होता है। तो जो लेन देन की बात आती है कि आप लेन देन जो होता है, आपके पास पैसा होगा तभी तो आप लेन देन कर सकते हो। तो जो ट्रांजैक्शंस डिमांड फॉर मनी होती है, ट्रांजैक्शंस मनी डिमांड, वो डिपेंड करती है किस पे? इनकम पे, कि आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आपके ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हैं। ऐसे ही आप आपातकाल में कितना पैसा कैश के तौर पे अपने पास रखना चाह रहे हैं, वो भी इस बात पे निर्भर करता है कि आपके पास इनकम कितनी है। ठीक है, तो मनी डिमांड मान लेते हैं L1, इस किस पे डिपेंड करेगी? इनकम पे। लेन देन को L1 को कह मनी डिमांड 2, L2 से कह देते हैं, ये भी किस पे डिपेंड करेगी? डिपेंड करेगी Y पे, फंक्शन ऑफ Y, फंक्शन ऑफ Y। बट जो ये सट्टा वाली मनी डिमांड है, स्पेकुलेटिव वाली मनी डिमांड है, ये डिपेंड करती है इंटरेस्ट रेट पे। वो भी कैसे? विपरीत। जैसे जब इंटरेस्ट रेट देश में ज़्यादा होगा, मनी डिमांड कम होगी। कौन सी? स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो मनी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। ओके, सो इसी को ओवरऑल किया जाए तो मनी डिमांड जो निकल के आएगी वो कौन कौन सी होगी? ट्रांजैक्शंस वाली मनी डिमांड, लेन देन, प्लस आपातकाल, प्लस सट्टा। इन तीनों मनी डिमांड को जोड़ देंगे, जो इकॉनमी में मनी डिमांड आएगी उसको कहेंगे ओवरऑल मनी डिमांड। ठीक है, ऐसे ही इकॉनमी में एक कॉन्सेप्ट होता है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है?
मनी सप्लाई जो होती है कि इकॉनमी के भीतर कितनी मनी की सप्लाई है, मुद्रा की आपूर्ति कितनी है, उसे मनी सप्लाई कहते हैं। सो जो मनी सप्लाई होती है वो फिक्स समझी जाती है आईएसएलएम मॉडल में। क्यों? क्योंकि जो मनी सप्लाई है वो कंट्रोल की जाती है किसके द्वारा? सेंट्रल बैंक के द्वारा। ओके, तो हमें एक बात याद रखनी है, जो आईएसएलएम मॉडल है, आईएसएलएम मॉडल, उसमें बोला गया है जो मनी सप्लाई होती है वो कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक। किसी देश का सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। इंडिया के केस में आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ओके, और आईएसएलएम मॉडल में इसे, क्योंकि हम शॉर्ट रन की बात करते हैं, इस वजह से इसे फिक्स्ड माना जाता है। ठीक, आप इतनी चीज़ें मनी डिमांड और मनी सप्लाई की चीज़ें समझ गए हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका डेरिवेशन कि कैसे एलएम कर्व को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो ओके, एलएम कर्व, मनी डिमांड, मनी सप्लाई। जैसा कि हमने अभी बताया, जो मनी सप्लाई है वो फिक्स कर दी गई है। क्यों? क्योंकि मनी सप्लाई जो है सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है। मॉडल उसे एक्सोजीनियसली लेता है, मतलब मॉडल इसे डिसाइड नहीं करता, ये पहले से डिटरमाइंड है। मनी डिमांड, डिमांड फंक्शन कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो मनी डिमांड फंक्शन भी डाउनवर्ड बनता है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे लोग मनी की डिमांड बढ़ा देते हैं। ठीक है, इधर साइड मान लेते हैं मनी। ओके, सो जब एक मनी डिमांड मनी सप्लाई को कट करता है, इसका मतलब मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में है। ये यहाँ पे कट कर रहा है। ओके, और ये जो है एम स्टार, यहाँ पे आई स्टार। सो दिस इज मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई का, जहाँ पे इंटरसेक्स कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम होता है। ओके, अब मान लेते हैं कि Y0 लेवल इनकम है, यहाँ पे मनी डिमांड ये है। अब मान लेते हैं लोगों की आय बढ़ गई, Y1 हो गई। ओके, सो जब लोगों की आय बढ़ गई मतलब वो लोग लेन देन ज़्यादा करेंगे। लेन देन ज़्यादा करेंगे मतलब उनको मनी की डिमांड बढ़ेगी। मनी की डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्यों? क्योंकि लोगों की आय बढ़ गई है। जब लेन देन ज़्यादा करेंगे तो ओवरऑल मनी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मनी की डिमांड में लेन देन भी एक आता है, और लेन देन किस पे डिपेंड करता है? आय पे। और आय जो है बढ़ गई है, इस वजह से लेन देन भी बढ़ जाएंगे। सो मनी डिमांड का कैसे ऊपर के साइड चला जाएगा? क्यों? क्योंकि उनको बढ़ाना है। मनी डिमांड यहाँ पे आ जाएगा MD, कब? Y1 पे, लोगों की आय बढ़ गई। इसकी वजह से क्या होगा? क्योंकि मनी सप्लाई तो कांस्टेंट है, इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा I1। ऐसे फिर से सपोज करते हैं कि जो आय है वो दोबारा बढ़ गई, Y2 Y1 से भी ज़्यादा है, अब दोबारा आय बढ़ गई है। इस वजह से क्या होगा? जो लेन देन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेन देन बढ़ जाएंगे मतलब कि मनी डिमांड बढ़ जाएगी। सो मनी डिमांड फिर बढ़ के ऊपर के साइड चली जाएगी, मनी डिमांड Y2 पे। ओके, सो जब मनी डिमांड, नया मनी डिमांड बढ़ेगी क्योंकि मनी सप्लाई कांस्टेंट है, तो इस वजह से क्या होगा? इंटरेस्ट रेट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। बस यही चीज़ आपको समझनी थी। अब देखते हैं LM कर्व का डेरिवेशन। सो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है वर्टिकल एक्सिस पे, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मनी बना हुआ है। ये मनी सप्लाई है, कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि RBI सेट कर दिया, सेंट्रल बैंक सेट कर दिया। ये एक लाइन गई हुई है, इसे है, ये है मनी डिमांड का कर्व। मनी डिमांड कब? जब लोगों की आय Y0 होती है। मान लेते हैं इकॉनमी में Y0 इनकम थी। फिर क्या हुआ? Y1 हुई, लोगों की आय बढ़ गई, इनकम लोगों के पास ज़्यादा हो गई। इसकी वजह से क्या होगा? मनी डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग लेन देन ज़्यादा करेंगे। जब मनी डिमांड बढ़ेगी इस वजह से क्या होगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। देखो R0 पहले था इंटरेस्ट रेट, अब क्या हुआ? R1 हो गया। फिर मैंने माना कि लोगों की आय फर्दर बढ़ गई, इकॉनमी में आय बढ़ गई, अब Y2 हो गई। इससे क्या होगा कि जो मनी डिमांड फंक्शन है वो फर्दर बढ़ जाएगा, ऊपर की साइड चला जाएगा, 1 1 2, ये यहाँ पे आ गया। इससे क्या होगा? इंटरेस्ट रेट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, R1 R2 R3। बस इसी पॉइंट को यहाँ ऐसे ऐसे करके ले आएंगे। एक ये पॉइंट हो गया,
एक ये हो गया, एक ये हो गया। ओके, तो यहाँ पे ये है इंटरेस्ट रेट। ओके, यहाँ पे बना हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सो हमने पहले क्या कहा था कि पहले आए y0 है, तो यहाँ पे y0 है। उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, r0, तो ये हो गया 1 पॉइंट। ओके, दूसरा हम लोगों ने बोला था कि आय बढ़ गई, देश के भीतर आय बढ़ गई, y0 से y1 हुई। तो y0 से जब y1 हुई थी तो मनी डिमांड बढ़ी थी, इसकी वजह से क्या हुआ था, रेट ऑफ इंटरेस्ट r1 हो गया था। सो अब कहाँ पे पहुँच गया, r1 पे पहुँच गए हम लोग। उसके बाद क्या हुआ, फिर हम लोगों ने माना था कि मान लेते हैं कि आय फर्दर बढ़ गई, y1 से y2 हो गई, y1 से y2 हो गई। इसकी जब y1 से y2 हुई थी तब क्या हुआ था, रेट ऑफ इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया था, r1 से r2 हो गया था। सो r1 से r2। सो जो ये 3 पॉइंट हमें मिले, इन्हीं 3 पॉइंट को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो जो कर्व बनेगा उसी कर्व को हम लोग एलएम कर्व कहते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या हुआ। कि मान लेते हैं इकॉनमी में y0 लेवल की इनकम थी, उस समय मनी डिमांड क्या थी, ये मनी डिमांड की ये लाइन थी। ठीक है, हम लोगों ने एज्यूम किया कि देश के भीतर आय बढ़ गई है, आय बढ़ के y1 हुई। जब आय बढ़ गई तो मतलब ट्रांजैक्शंस बढ़ जाएंगे, मनी की डिमांड बढ़ जाएगी। जब मनी की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि मनी की सप्लाई जो थी वही है, मनी की डिमांड बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। दोबारा हम लोगों ने मनी की डिमांड बढ़ाई, क्यों, क्योंकि इनकम बढ़ गई थी, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी चीज़ को वर्टिकली यहाँ पे लेके आ गए, हमें 3 पॉइंट मिल गए। जैसे जैसे हमारी आय बढ़ी वैसे वैसे हमारी मनी डिमांड बढ़ी, उसी को काउंटर करने के लिए हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। इसी को हम लोग बोलते हैं एलएम कर्व। बस ये है एलएम कर्व। ठीक है, अब देखते हैं एलएम कर्व। ओके, एलएम कर्व हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, एलएम कर्व हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर की साइड बना हुआ है। जैसे आई एस कर्व कैसे बना हुआ था, ऐसे बना हुआ था आई एस। एलएम कर्व बना हुआ है ऊपर के साइड, तो ये ऊपर की साइड बना हुआ है। तो जो ऊपर के साइड ये बना हुआ है, एक ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, तो एक तो देख रहे हैं कि एक स्टीप बना हुआ है, इसे क्या बोलेंगे, स्टीप, सीधा थोड़ा बना हुआ है। दूसरा बना हुआ है फ्लैट, चपटा टाइप में बना हुआ है। तो दोनों के दोनों एलएम कर्व हैं, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों इनकम और इंटरेस्ट रेट के साथ पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। ठीक, तो ये जो स्टीपनेस है वो किस बात पे डिपेंड करती है, तो स्टीपनेस इस बात पे डिपेंड करती है अगर इनकम हाई इनकम इलास्टिसिटी होगी मनी डिमांड की, और लो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी होगी। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, इनकम की हाई इनकम इलास्टिसिटी होगी मनी डिमांड की, और लो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी होगी मनी डिमांड की, तो एलएम कर्व स्टीप बनेगा। स्टीप बनने का मतलब है इस तरीके से एलएम कर्व बनेगा। और जब लो इनकम इलास्टिसिटी होगी मनी डिमांड की और हाई इंटरेस्ट इलास्टिसिटी होगी मनी डिमांड की, तब एलएम कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा। सो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, आ सकता है कि इन एलएम कर्व का वक्र सीढ़ी नुमा या स्टीप कब बनेगा, जब इनकम की इलास्टिसिटी हाई होगी और इंटरेस्ट इलास्टिसिटी लो होगी मनी डिमांड के साथ में। ठीक है, तो ये होता है, ये आपको देखना है। इसका रीजन ये होता है क्यों, जब हाई इनकम इलास्टिसिटी होगी इसका मतलब है आपकी इनकम y1 थी। मान लेते हैं y1 से आप पहले आपके पास 100 रुपये थे। ठीक है, उसके बाद देश के भीतर 120 हुए, आय लोगों की बढ़ गई, बट लोगों ने मनी डिमांड 50% से बढ़ा दिया। लोगों की आय बढ़ी केवल 20% से, बट लोगों ने मनी की डिमांड ज़्यादा कर दी। इसको बोलते हैं, जब ये ऐसी सिचुएशन होती है उस सिचुएशन में जो एलएम कर्व बनेगा वो स्टीप बनेगा। और दूसरी कंडीशन कब होगी, जब लोगों की आय 20% बढ़ी, लोगों ने मनी डिमांड केवल 5% का ही किया या 20% से कम किया, उस केस में जो एलएम कर्व बनेगा वो फ्लैट बनेगा। ओके, सो ये है, इस तरीके से डिसाइड होता है एलएम कर्व का फ्लैटनेस और स्टीपनेस।
नीचे रीजनिंग दी हुई है, हाई इनकम इलास्टिसिटी मेक्स द एलएम कर्व स्टीपर बाय पुशिंग इट अपवर्ड एज इनकम राइजेस, दिस अपवर्ड फोर्स आउटवेट द डैम्पनिंग इफेक्ट ऑफ लो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी वेयर मनी डिमांड्स होल्ड मोर स्टेडी विन द राइजिंग इंटरेस्ट रेट रिजल्टिंग इन अ स्टीपर कर्व। ओके, अब देखते हैं एलएम कर्व शिफ्ट कब होगा। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि एलएम कर्व का स्लोप कैसा होगा, अब हम लोग देखेंगे एलएम कर्व दो डायरेक्शन में जा सकता है, एक तो एक डाउनवर्ड स्लोप डाउनवर्ड जा सकता है, एक अपवर्ड जा सकता है। ठीक, LM2 LM1। सो हम देखते हैं इस डायरेक्शन में कब आएगा और उस डायरेक्शन में कब जाएगा। तो ये जो LM कर्व है ये राइट जाएगा, राइट का मतलब है वो इस साइड आएगा। इस साइड कब आएगा, जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी अथवा मनी डिमांड घट जाएगी। ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। जो LM कर्व है वो हमेशा अपने राइट साइड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा कब, या तो मनी सप्लाई बढ़ जाए अथवा मनी डिमांड डिक्रीज कर जाए। ठीक है, ये लेफ्ट साइड कब जाएगा, जब मनी सप्लाई कम हो जाए या फिर मनी की डिमांड बढ़ जाए। यही चार फैक्टर हैं जिस वजह से LM कर्व लेफ्ट या राइट हो सकता है। इसके अलावा प्राइस भी होता है, बट वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है तो वो नहीं देखेंगे। ठीक है, तो मनी सप्लाई और मनी डिमांड, जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी LM कर्व किस साइड जाएगा, राइट साइड या डाउन साइड। जब मनी सप्लाई घट जाएगी तब किधर जाएगा, लेफ्ट साइड। ओके, तो हम लोगों ने शिफ्ट देख लिया। अब देखते हैं IS LM मॉडल। सो अभी तक तो हम लोगों ने IS देखा पहले, फिर हम लोगों ने LM देखा। अब दोनों को एक साथ देखते हैं। सो दोनों overall equilibrium in the IS-LM model occurs at the intersection of LM and IS कर्व। सो अभी हम लोगों ने बताया IS कर्व ये बना था डाउनवर्ड स्लोपिंग, LM कर्व इस साइड। तो ऐसा पॉइंट जहां IS LM दोनों एक दूसरे को काटते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम, कि दोनों मार्केट में इक्विलिब्रियम एक साथ आ रहा है। और जो आउटपुट आता है जैसे Y स्टार यहाँ पे आएगा, यहाँ पे I स्टार आएगा, इसको बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम। ओके, इसका मतलब क्या है, द इंटरसेक्शन पॉइंट रिप्रेजेंट साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम वेयर बोथ द गुड्स मार्केट, IS मार्केट जो कर्व बनाया था वो कौन सा इक्विलिब्रियम था, गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम था, मनी मार्केट LM कर्व का इक्विलिब्रियम था। अब ये दोनों मार्केट बैलेंस में होती हैं, इसी पॉइंट को बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम। अब देखते हैं एक साथ हम लोग देखते हैं कि शिफ्ट कब होगा IS LM मॉडल। ठीक है, तो जब भी फिस्कल पॉलिसी की बात आएगी तो फिस्कल पॉलिसी IS कर्व को इफेक्ट करता है। फिस्कल पॉलिसी से मतलब है राजकोषीय नीति से, राजकोषीय नीति। इसमें क्या होता है, राजकोषीय नीति में या तो आप गवर्नमेंट सरकारी खर्च बढ़ा देते हैं, टैक्स कम कर देते हैं, या टैक्स बढ़ा देते हैं, या सरकारी खर्च कम कर देते हैं। तो इससे संबंधित नीति को राजकोषीय नीति कहा जाता है। ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी किसे अफेक्ट करेगी, LM कर्व को। तो जब भी राजकोषीय नीति की बात आएगी उसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी वजह से हम लोग IS कर्व को चेंज करेंगे। जब भी मौद्रिक नीति की बात आएगी उसकी वजह से किसे चेंज करेंगे, LM कर्व को चेंज करेंगे। तो यही पॉइंट है बस। तो इसके MCQ देखेंगे बाद में।